Good morning, students. Now I start our today's class in the subject of political science, and we learn the chapter of US as a money. और इस चैप्टर में हमने कल देखा था कि किस प्रकार इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया और फिर अमेरिका ने अपने डोमिनेशन को, अपनी ताकत को दुनिया को दिखाने के लिए इराक के साथ वार किया और उसमें यूएन के सपोर्ट को लेकर के 34 देशों की सेनाओं के साथ, जिसमें 70% अमेरिकी सैनिक थे, उनके साथ मिलकर के इराक जैसे छोटे देश पे हमला किया और इराक को नेस्तनाबूद कर दिया। और ये एक तरीके से सिर्फ विश्व को दिखाने के लिए एक लड़ाई थी कि विश्व ये जान ले कि निवर्तमान समय में, यानी उस समय में पूरे विश्व में अमेरिका जैसा तकनीकी युद्ध करने में महारत हासिल किया हुआ देश कोई और नहीं था। जब दुनिया सिर्फ बंदूकों से लड़ाई लड़ रही थी, तोपों से लड़ाई लड़ रही थी, उस दौरान तो अमेरिका ने कंप्यूटर वार, यानी कि एक दूर जगह बैठ कर के बमों को ऑपरेट करके, मिसाइल्स को ऑपरेट करके दुनिया को दिखाया कि वो युद्ध में कितने तकनीकी रूप से आगे बढ़ गए हैं अमेरिकन्स। तो ये एक तरीके से दुनिया को अपने सत्ता को दिखाने का ही एक अवसर अमेरिका ने निकाला था। उसके बाद हमने क्लिंटन के दौर को देखा, बिल क्लिंटन, जो कि थोड़े सॉफ्ट पावर की तरीके से काम करते थे। उन्होंने वैश्विक मुद्दों पे डायरेक्ट कोई हमला या कोई वार नहीं अटेंड किया, हालांकि 2 लड़ाइयाँ उन्होंने भी करवाई थी, लेकिन वो सॉफ्ट मुद्दों पे राजनीति करते थे, क्लाइमेट चेंज पे, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट पे। तो ये चीज़ें हमने देखा और हमने देखा कि कैसे उसके पहले की क्लासेस में कि कैसे अमेरिका सांस्कृतिक रूप से हमारे घरों तक आ चुका है और एक तरीके से हमें अपना गुलाम बना चुका है। प्रोडक्ट्स के रूप में हम उसके सारे सामानों का यूज़ करते हैं, चाहते ना चाहते हुए भी। तो ये सारी चीज़ें अमेरिकन डोमिनेशन में आती है, अमेरिकन हेजेमनी में आती है। हेजेमनी का मतलब होता है वर्चस्व और डोमिनेशन का मतलब होता है प्रभुसत्ता। तो दोनों का शब्द दोनों शब्दों के अर्थ बहुत निकट हैं। तो डोमिनेशन और हेजेमनी दोनों एक ही तरीके से समझा जाएगा। आज हम अपने दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे 9/11 पे, और 9/11 और टेररिज्म के अगेंस्ट जो वर्ल्ड वाइड लड़ाई शुरू हुई थी, वार शुरू हुआ था, उस पे। तो आप लोगों को भी ये पता होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। 11 सितंबर 2001 करीब 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिकन के 4 जहाज़ों पे कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद हवा में ही 3 जहाज़, करीब 2 विमान जो थे, 2 जहाज़ वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर से टकराए और तीसरा जो विमान था वो वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन जो था वो अमेरिका का रक्षा डिफेंस हाउस था, रक्षा विभाग का मेन हाउस था, मुख्यालय था। और चौथा जो विमान था उसे अमेरिकन कांग्रेस की मेन इमारत से टकराना था, लेकिन वो पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाके गिर गया। तो ये एक हिस्ट्री थी उस दौर की। आप कल्पना कर सकते हैं जब विमान चलते फिरते बम बन गए और लोगों को, अब जो लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस समय विश्व का व्यापारिक केंद्र था, तमाम दुनिया की सारी बड़ी ऑफिसेज वहाँ पे थी, दुनिया का सारा लेन देन वहाँ से हो रहा था, मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ बड़ा जगह था और एक तरीके से अमेरिका के आर्थिक शक्ति का केंद्र था, आर्थिक प्रभुसत्ता का केंद्र था। और देखिए ये एक तरीके से देखिए अमेरिकन डोमिनेशन का वो सेंटर था, अमेरिकन हेजेमनी का सेंटर था और अलकायदा ने उसी अमेरिकन सेंटर को चुनौती दी थी। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विश्व बहुत दिनों तक एक ध्रुवीय नहीं रह सकता और अमेरिकन ताकत को चुनौती देने के लिए अलकायदा ने यह षड्यंत्र रचा था। हालांकि उसके बाद का इतिहास और भी क्रूशल ही माना जाएगा। अमेरिका पूरी शक्ति से आता है, लड़ाई लड़ता है और इस पूरे इंसिडेंस को 9/11 कहा जाता है। 9/11 और
ये चूँकि 9/11 इसलिए कहा जाता है कि जो 9th हमारे यहाँ अगर इसे लिखा जाएगा तो चूँकि ये 11 सितंबर को हुआ था तो डेट 11, लेकिन हम लिखेंगे तो 11/9, क्योंकि अमेरिका में मंथ को पहले लिखा जाता है इसलिए वहाँ पे 9/11 होता है। तो ये एक बात है वहाँ पे। हालांकि हमला 11 सितंबर को हुआ था, 9 जो शो करता है वो मंथ शो करता है, तो उनके यहाँ मंथ जो होता है वो पहले लिखते हैं, तो इसलिए 9/11 उसे शो किया जाता है। तो इस हमले में जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उसमें करीब 3000 व्यक्ति मारे गए थे। और जो अमेरिका था इसकी तुलना 1840 और 1941 की घटनाओं से किया था। 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी, बहुत लोग मारे गए। तो 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। पर्ल हार्बर जो था वो इनका एक नौसैनिक अड्डा था, और चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर चल रहा था तो चूँकि अमेरिका डायरेक्ट इसमें इनबिल्ड नहीं था, और जापान जो दूसरे धुरी राष्ट्रों के साथ थे, एक्सिस कंट्री के साथ थे, तो उन्होंने अलाइज कंट्रीज़ के इस अमेरिका चूँकि सपोर्टर माना जाता था तो इनके ऊपर हमला कर दिया था विमानों से, और पर्ल हार्बर पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। तो उसके बाद ही अमेरिका फिर जापान के ऊपर हमला करता है। तो इस तरीके से ये दो जो बड़े लेवल पे अमेरिका में घटनाएं हुई थी, तो ये तीसरी घटना 9/11 को उससे जोड़ करके रखा गया। और अमेरिका ने यह माना कि अमेरिका की ज़मीन पर अब तक का सबसे गंभीर हमला था, क्योंकि अमेरिका 1976 में एक देश बना था अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद, और तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। तो इस हमले के बाद अमेरिका चुप नहीं बैठा। उस समय वहाँ के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, क्लिंटन का दौर जा चुका था, और ये पुराने वाले डब्ल्यू बुश नहीं थे बल्कि उनके बेटे थे। इसलिए मैं पिछले ही वीडियो में बोला था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर वो थे, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर थे। और चूँकि क्लिंटन का जो दौर था वो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये बड़े सॉफ्ट रवैया अपनाते थे, सॉफ्ट पॉलिसीज़ अपनाते थे, सॉफ्ट पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन बुश बिल्कुल अपने पिता की तरह थे और बिल्कुल क्लिंटन के विपरीत थे। बहुत हार्ड थे, बहुत हार्ड पॉलिसीज़ बनाते थे और सख्त रवैया किसी भी प्रकार की घटनाओं पे लेते थे। तो और उन्होंने भी इस घटना को एकदम सख्ती के साथ कहा कि ये एक तरीके से आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध है, और इसे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नाम दिया गया। ये नाम जरूर याद रखिएगा, ये नाम कई बार पूछते हैं कि कौन सी लड़ाई के लिए क्या नाम दिया गया। और अमेरिका ने इसी में कहा था कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो यानी आप हमारे दुश्मन हैं, यानी तटस्थ किसी को रखने नहीं दिया, या तो आप हमारे साथ रहिए या तो फिर हमारे अपोजिट में रहिए। आप किनारे रहेंगे तो भी हम आपको अपना दुश्मन समझेंगे। और जहाँ जहाँ अमेरिका को इसमें शक हुआ वहाँ वहाँ इसने तलाशी अभियान चलाई, अपने लोगों को पकड़ा, और सबसे जो मेन निशाना था वो अलकायदा ही था। उसामा बिन लादेन उसका हेड था। एबटाबाद पाकिस्तान में कुछ दिन पहले भी मारा गया, कुछ साल पहले। और हालांकि उसको मारने के लिए पाकिस्तान ने पूरे अफ़गानिस्तान को बॉम्बिंग कर दिया था, पूरा अफ़गानिस्तान ख़त्म हो चुका था, लेकिन वहाँ पे वो मिला नहीं, मिला तो पाकिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान में मोस्टली उस समय तालिबान का शासन था। अमेरिका ने सीधे युद्ध की घोषणा कर दी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में, तालिबानियों के ऊपर हमला किया और तालिबान के पाँव तुरंत उखड़ गए, मतलब एक तरीके से वो पूरे युद्ध को हार गए। और लेकिन आज भी देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आया था कि तालिबान के साथ अमेरिका संधि वार्ता कर रहा था, हालांकि वो एक ही दिन में संधि वार्ता फ्लॉप हो जाती है। और इस तरीके से अफ़गानिस्तान पे हमले होते हैं, अफ़गानिस्तान से तालिबान का खात्मा हो जाता है, अलकायदा को भी तहस नहस कर दिया जाता है। लेकिन जो मुख्य अपराधी उसामा बिन लादेन से नहीं मिलता। फिर भी अमेरिका ने एक तरीके से पूरे विश्व में गिरफ्तारी, लोगों को पकड़ना, पूछताछ करना, और उनके लिए कोई किसी भी प्रकार का उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं, स्पेशली यहाँ पे शायद दिया नहीं है, लेकिन अगर नामों के पीछे खान लगा मिल गया, या वो ये शो कर रहा था कि अगर आप मुस्लिम हैं तो अमेरिका तुरंत उनको डिटेन करता था। और एक और जगह का नाम नहीं दिया है, ग्वांतानामो बे करके ऐसे एक था, ग्वांतामाला नहीं, ग्वांतानामो बे करके एक जेल था मेक्सिको के पास, और बड़ी बदनाम वो जेल था। बहुत सारे अपराधियों को, अपराधी नहीं कहेंगे, बिना किसी कसूर के भी लोगों को सिर्फ नाम के आधार पे और शक के आधार पे वहाँ पे अमानवीय सज़ा दी जाती थी।
ग्वांतनामो बे है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है ग्वांतनामो बे, क्यूबा के निकट, मैक्सिको क्यूबा बहुत दूर नहीं है। तो और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की, मानवाधिकारों की धज्जियाँ उड़ा दी गई वहाँ पे। ऐसे विभत्स प्रताड़ना दिए गए जिसके बारे में हम बता नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। और बड़ी आलोचना हुई अमेरिका की भी इसमें। और उस हमले के बाद आज तक अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो एक विशेष धर्म को मानने वाला है वहाँ जाता है तो उसकी बहुत सख्ती के साथ चेकिंग की जाती है। और ख़ास करके पूरे विश्व में ऐसे ही विशेष धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को बंदी बनाया अमेरिका ने, उनसे पूछताछ की और थोड़े से भी शक के आधार पर उनको ग्वांतनामो बे में ले जाकर के रखा, मानवीय प्रताड़ने दिए। अमेरिका की बहुत आलोचना हुई लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनका पूरा ये फोकस था कि हमको इस 9/11 का बदला लेना है और अपने डोमिनेशन को दोबारा से खड़ा करना है। और उसके बाद हम देखते हैं इराक के ऊपर आक्रमण होता है 2003 में 19 मार्च, और इस लड़ाई का नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। और अमेरिका की अगुवाई वाले गुट को इन्होंने नाम दिया कॉलिशन ऑफ विलिंग्स। और 40 से ज़्यादा इस हमले में, इस युद्ध में लोग शामिल हुए। और संयुक्त राष्ट्र संघ से इस हमले की अनुमति तो नहीं मिली। और हमला किस बिहाफ पे किया गया कि इराक के पास सामूहिक संहार के हथियार यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि ऐसे हथियार जो बड़े लेवल पे लोगों को मार सकते हैं, ऐसे हथियार इराक बना रहा है। और उसको बनाने से रोकने के लिए हम इराक के ऊपर हमला कर रहे हैं। 40 देशों ने इसमें सहमति दी और पूरे इराक को इन्होंने तहस नहस कर दिया। सद्दाम हुसैन, यूट्यूब पे उनका वीडियो आपको मिल जाएगा, इन्होंने सद्दाम हुसैन को पकड़ा जो कि वहाँ के उस समय डिक्टेटर थे। सद्दाम हुसैन को पकड़ करके उन्होंने बड़े क्रूशल तरीके से फांसी दी। वो फांसी का वीडियो यूट्यूब पे आज भी है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। लेकिन इसके पीछे कारण कुछ और था। सद्दाम हुसैन चूँकि इराक जो तेल के मामले में काफ़ी रिच था, बहुत ही तेल भंडार उसके पास थे। और कुछ अमेरिका से उसके, चूँकि सऊदी अरबिया वगैरह तो उसके पिछलगू बने हुए ही हैं। इराक जो है वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रखता था, उससे बहुत ज़्यादा साझेदारी नहीं रखती थी। तो एक तरीके से उनका अपना दोस्ताना संबंध नहीं था। तो इस वजह से इराक को सबक सिखाने के लिए, उसके तेल कुओं पे कब्जा करने के लिए अमेरिका ने यह पूरा षड्यंत्र रचा था ताकि वहाँ पे हमला करके सद्दाम हुसैन को हटाया जाए और अपनी मंदसंघ सरकार कायम की जाए। लेकिन आज भी देखिए तो जैसे ही सद्दाम हुसैन वहाँ से हटते हैं तो वहाँ पे नए प्रकार का आतंकवाद शुरू हो जाता है। अल बगदादी आते हैं वहाँ पे और ISIS बनता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। और पूरा बगदाद 2003 से लेकर के आज तक 2020 यानी 17 साल हो जाता है, किसी भी प्रकार की शांति स्थापित नहीं होती, किसी प्रकार का डेमोक्रेसी स्थापित नहीं होता, बल्कि पूरी तरीके से वहाँ पे अफरा तफरी की स्थितियाँ होती हैं। मानव जिंदगियाँ वहाँ पे शून्य हैं। एक बगदाद मेसोपोटामिया की सभ्यता से जुड़ा हुआ है एक ऐसा शहर जो कि प्राचीन समय से रहा है। आज उसकी ये दुर्गति देख करके कहीं न कहीं अमेरिका पूरी तरीके से इसको जिम्मेदार माना जा सकता है कि अपनी आकांक्षाओं में एक पूरे हंसते खेलते देश को बर्बाद कर दिया और अपने डोमिनेशन को, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए उसने यह षड्यंत्र रचा। और अब देखिए अमेरिका में इसमें दिया हुआ है कि पूर्णव्यापी विद्रोह, वहाँ पे जो मास लेवल पे वहाँ पे जनता जो थी उसने एक तरीके से अपोज कर दिया इन अमेरिकन्स का। करीब 3000 सैनिक इस युद्ध में उनके मारे गए अमेरिकन्स के, और बहुत ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। 50,000 नागरिक मारे गए उस हमले में। और अगर देखा जाए तो वियतनाम की तरह ये वार अमेरिका के लिए एक असफलता ही माना गया, कोई बहुत ज़्यादा इनको लाभ नहीं मिला। तो इस तरीके से आप देखिए तो वर्ल्ड लेवल पे जो आपको राजनीति देखने को मिलेगी कि शक्तियों का बंटवारा आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जिस प्रकार से आप देखिए तो अगर हम शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के एरा में देखें तो वहाँ पे 2 शक्तियाँ थी, 2 गुट थे, उसमें शक्तियों का बंटवारा हुआ। लेकिन जब पूरी तरीके से ये टूट गया, कोल्ड वार ख़त्म हुआ, USSR टूट गया, तो फिर वो शक्ति वन पोलर हो गई, एक तरफा हो गई। पूरे विश्व में एक अकेला देश ही शक्तिशाली रह गया जो अमेरिका बना, और पूरे इस सिस्टम को वन पोलर सिस्टम कहा गया। और अगर देखिए इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम इसको समझें कि अगर वर्ल्ड वन पोलर है
तो यानी कि पावर का जो सेंटर है वो केवल एक ही देश है, तो फिर इसे हम हेजमनी वर्ड से एक्सप्लेन करेंगे कि ये जब एक देश की शक्ति रहेगी तो फिर उस देश का वर्चस्व ही रहेगा, कोई दूसरा देश नहीं बन पाएगा। कोई दूसरा बनने का मतलब कि कोई दूसरे देश की बहुत ज़्यादा महत्ता नहीं रहेगी। जो देश शक्तिशाली रहेगा, जो गुट शक्तिशाली रहेगा यानी वन पोलर सिस्टम में, तो उसी देश की वर्चस्व रहेगी, उसी देश का हेजमनी रहेगा।